विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पाठ 5 जिसका नाम है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। विद्यार्थियों इस पाठ को हम दो भाग में पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों पाठ 5 जिसका नाम है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। सबसे पहले विद्यार्थियों विज्ञान और टेक्नोलॉजी इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि विज्ञान क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। विज्ञान का सामान्य अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी जो हमारे पास ज्ञान है, कौशल्य है, जो नॉलेज है, उसका व्यवस्थित रूप से हम उपयोग जो करते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं। और जब विज्ञान या जो ज्ञान है उसको हम एक व्यवहारिक रूप में जब उपयोग में लाते हैं और उपयोग में लाने के लिए जो पद्धति अपनाते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से विज्ञान और टेक्नोलॉजी शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सारे खोज हुए हैं और इसी संशोधन के कारण, इसी खोज के कारण पूरा विश्व एक दूसरे के नज़दीक आ चुका है। देश विदेश के बीच में जो अंतर है वो समाप्त हो गया है। उनके बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी सरल बन चुके हैं। विश्व के सभी देश एक दूसरे के बीच में सहयोग की भावना अपना रहे हैं, अर्थात सहयोग प्रदान कर रहे हैं और नए प्रकार का जो अभिगम है वो अपना करके वो पूरे विश्व को विकास कर रहे हैं। और जिसके कारण से क्या हो रहा है कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सभी राष्ट्रों के बीच में विश्व शांति की जो भावना है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हो गया हमें जो हमारा जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सामान्य जानकारी। सबसे पहले अब हम अपने भारत की जो विरासत है या विरासत के रूप में जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत। तो विद्यार्थियों जो हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसी के कारण भारत विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना करके रखा है। जैसे धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भारत के ऋषि मुनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण से भारत का जो गौरव है वो काफ़ी बढ़ा है। यानी विश्व स्तर पे भारत का जो गौरव है वो बढ़ा है। इसके अलावा भारत ने सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में और धर्म, शिक्षा और सिर्फ तत्व चिंतन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीकी अर्थात विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो आज का युग है, आज के जो युग से जो संशोधन हुए हैं इससे पता चलता है कि भारत प्राचीन समय से ही इस प्रकार के संशोधन कर चुका है। भारत आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला देश है। अधिकांश वैज्ञानिक जो तकनीकी खोज हुई है वो किसी न किसी रूप में भारत के विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान
दिया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कहा जा सकता है कि भारत की जो विरासत है, ख़ास तौर से जो उसमें विज्ञान का जो क्षेत्र है, उस विज्ञान के क्षेत्र में भारत का जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और विशेष रूप से जो भारत के ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो है इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया है। तो चलिए हम जो है अपने भारत की जो विरासत है विज्ञान और तकनीकी, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले धातु विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही है कि प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या का अपने व्यवहारिक जीवन में काफ़ी उपयोग करते आ रहे हैं। और प्राचीन भारत ने धातु विद्या में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त किया है। जब सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो उसमें से अवशेष प्राप्त हुए, उस अवशेष को देख कर के ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन समय के जो लोग थे वो धातु का जो है उपयोग किया करते थे। अर्थात धातु का जो उपयोग किया करते थे, तो उससे जो बनी हुई जो वस्तु है उसकी कला को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस समय धातु विद्या का काफ़ी अच्छा प्रचलन रहा होगा। जैसे सिंधुकालीन संस्कृति में से धातु की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तक्षशिला में से कुषाण राजाओं के समय काल का भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। चोल राजाओं के समय में तैयार हुआ धातु शिल्प प्राप्त हुआ, जो आज वर्तमान समय में जो है उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय से ही जो धातु विद्या का उपयोग हमारे पूर्वज जो है किया करते रहे होंगे। इसके अलावा जो महादेव के नटराज का जो शिल्प है, वह शिल्प जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है प्रसिद्ध माना जाता है। अर्थात महादेव नटराज जब तांडव नृत्य करते हुए जो उनका शिल्प है, जो धातु की प्रतिमा है, वह धातु की प्रतिमा पूरे विश्व स्तर पर जो है प्रसिद्ध है। और इसीलिए वर्तमान समय में वो चेन्नई के संग्रहालय में वह रखी गई है। इस नटराज की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसके अलावा धनुर्धारी राम का शिल्प, कलात्मक देवी देवताओं का शिल्प, पशु पक्षियों तथा सुपारी काटने का सरौता आदि जो प्राप्त हुआ, उससे भी यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन समय से ही धातु विद्या का उपयोग होता आ रहा है। ये धातु शिल्प जो बनाने की जो परंपरा है, वह अनुमानित 10वीं और 12वीं सदी में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो धातु कला है, वह धातु कला बहुत ही प्राचीन समय से है। और ख़ास तौर से आपको ये याद रखना है कि जो नटराज की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, वह नटराज की मूर्ति धातु की है। और उस महादेव नटराज की जो मूर्ति है, जो शिल्प है, उसको विश्व स्तर पर जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और वर्तमान समय में चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने धातु कला का परिचय। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत के रूप में हम रसायन विद्या का परिचय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है और इस विद्या में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, विविध प्रकार के खनिज, पौधे, धातु, इन सब का जो है आपस में क्या किया जाता है, सम्मिश्रण करके एक प्रकार की औषधि जो है बनाई जाती है। तो इस प्रकार की जो औषधि होती है, वह अलग अलग कार्यों में प्रयोग की जाती है। रसायन शास्त्रियों में खासतौर से जो नाम आता है बौद्ध आचार्य नागार्जुन का,
जो नालंदा विद्यापीठ में आचार्य थे और उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी नामक जो ग्रंथ लिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो रसायन विद्या है या रसायन शास्त्र है, उसकी शुरुआत जो है नालंदा विद्यापीठ के आचार्य नागार्जुन ने किया था। सबसे पहले आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधियों के उपयोग करने की जो है सलाह उन्होंने दिया था। दूसरी बात कि सबसे पहले आचार्य नागार्जुन ने पारे की भस्म करके या पारे को जला करके उसका राख बना करके औषधि के रूप में प्रयोग करने की शुरुआत जो है उन्होंने किया था। विद्यार्थियों, नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रकार की रसायनशाला, जिसे अपने लैब कहते हैं, और भट्टियाँ थी। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य रूप से उपरस, 10 प्रकार के विष और रस तथा विविध प्रकार के क्षारों और धातुओं की भस्म का वर्णन मिलता है। यानी जो तत्व जो मिश्रण किया जाता है उसमें रस भी है, उपरस भी है, और यहाँ तक कि जो विष है उसका भी उपयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। सवाल ये है कि उसका कितना मिश्रण होना चाहिए और किन प्रकार के तत्वों के साथ में उसका मिश्रण होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, रस, उपरस, विष, क्षार और धातु सबको जो है भस्म करके राख बना करके उसका सम्मिश्रण करने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है आचार्य नागार्जुन ने किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो रसायन शास्त्र है, वह पूरे विश्व को जो है अपने आचार्य नागार्जुन ने प्रदान किया है, ऐसा माना जाता है। रसायन विद्या की जो उत्कृष्टता है, तो धातु में से बनी हुई जो भगवान की बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको देख कर के ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग प्रकार के धातुओं को मिश्रण करके और भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है बनाई गई है, जो वर्तमान समय में बिहार के सुल्तानगंज में है और जिसकी ऊंचाई जो है 7.5 फुट है और वो तांबे से बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया रसायन विद्या का परिचय। इसके बाद विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति जिसका वजन 1 टन है, जबकि नालंदा से जो भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी ऊंचाई 18 फुट ऊंची है। इसके अलावा यदि रसायन शास्त्र या रसायन विद्या का उदाहरण के रूप में देखा जाए तो दिल्ली में विजय स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 24 फुट है और जिसका वजन 60 टन, जो वर्तमान समय में दिल्ली में है। और ऐसा माना जाता है कि इस विजय स्तंभ को या लौह स्तंभ को बनाने में या निर्माण करवाने में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने करवाया था। इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई भी मौसम हो, चाहे वो धूप हो, छाँव हो या बरसात हो, किसी मौसम में भी जो है इस लोहे के स्तंभ के ऊपर, लौह स्तंभ के ऊपर जंग नहीं लगता है। और यही भारत की जो रसायन विद्या है उसका जो है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम जो उदाहरण माना जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो भारत की रसायन विद्या है वह वास्तव में अद्वितीय है और पूरे विश्व में जो है भारत की रसायन विद्या काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने रसायन विद्या का परिचय। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र के विरासत के रूप में वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के बारे में हम सबसे पहले विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले
वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा को हम बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं। तो वैदिक विद्या अर्थात जो दवा मात्र से इलाज किया जाता है उसे वैदिक विद्या कहा जाता है। और शल्य चिकित्सा अर्थात जहाँ पर जो है बीमारी असह्य हो, जिसको हम जो है दवा से नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए जो है चीड़ फाड़ करना अनिवार्य हो जाता है, वहाँ पर जो है शल्य चिकित्सा का जो है कारगर सिद्ध होती है। आज की भाषा में हम यदि कहें तो आज जो डॉक्टर होते हैं एमडी, मतलब कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो मात्र जो है दवा से जो है इलाज करते हैं, तो जो दवा से इलाज करते हैं उसे हम वैदिक विद्या कहते हैं। और जो एमएस होते हैं, जहाँ पर जो है मेडिसिन से इलाज नहीं होता है, जहाँ पर जो है चीर फाड़ अनिवार्य हो जाता है, वहाँ पर जो है ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको कहते हैं शल्य चिकित्सा, जिसे अपने आज के समय में मास्टर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो प्राचीन समय में शल्य चिकित्सा कहा जाता था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से देखा जाए तो प्राचीन समय से ही भारत ने वैदिक विद्या में और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन वैदिक शास्त्र के जो महान प्रणेता हैं, जिन्होंने वैदिक शास्त्र या वैदिक विद्या की शुरुआत किया है, वे हैं महर्षि चरक। तो महर्षि चरक ने एक पुस्तक लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है चरक संहिता। और ऐसा जो माना जाता है कि इस चरक संहिता नामक जो ग्रंथ है, उसमें 2000 से भी अधिक वनस्पतियों एवं औषधियों का जो है उल्लेख उसमें किया गया है। तो ये हो गया विद्यार्थियों वैदिक चिकित्सा के जो प्रणेता हैं महर्षि चरक के बारे में। इसके बाद आता है शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा की जो शुरुआत है या उसके जो प्रणेता हैं या जो उसके जनक हैं, वह महर्षि सुश्रुत को माना जाता है। और इसीलिए जो है महर्षि सुश्रुत ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम जो है सुश्रुत संहिता है, जिसमें शल्य चिकित्सा से संबंधित बिल्कुल धारदार और पैने साधनों का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ में ऐसे साधन का उल्लेख किया गया है कि जो सिर के जो बाल हैं, उन बालों को भी जो है 2 भाग में चीरा जा सकता है। तो इस प्रकार से महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की शुरुआत किया और उन्होंने पुस्तक लिखा, ग्रंथ लिखा, जिसका नाम जो है सुश्रुत संहिता है। तीसरा नाम आता है वाग्भट। तो वाग्भट ने भी एक पुस्तक लिखा है, ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम जो है वाग्भट संहिता है। और ये जो प्राणी चिकित्सा है उसके साथ जो इसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये हो गए हमारे वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा की शुरुआत करने वाले महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट। और उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा है वह ग्रंथ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से जो वैद्य हैं, वो वैद्यों के लिए ये ग्रंथ जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो विद्यार्थियों, चलिए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों, जो वैदिक विद्या है, तो वैदिक विद्या में औषधि शास्त्र में ख़ास तौर से जो खनिज है, वनस्पति और प्राणी औषधियों के विशाल संग्रह जो उसमें संग्रहित किए गए हैं। इसके बाद दवा बनाने के लिए बारीक से बारीक अलग अलग जो प्रकार की जो पद्धति होती है, विधि होती है, उसको अपना करके उसका जो वर्गीकरण किया जाता है। और उसमें दवा के लिए अलग अलग प्रकार की जो सूचना जो उसमें शामिल की जाती है। जैसे कि जब यदि शल्य चिकित्सा करना होता है, यदि शल्य चिकित्सा मतलब कि जब उसको ऑपरेशन करना होता है, तो सबसे पहले प्याले के आकार का जो है पट्टा बांधा जाता है। जहाँ भी शल्य करना होता है, जहाँ पर जो है यदि ऑपरेशन करना होता है,
इससे क्या होता है, पट्टा बांधने से जो रक्त का भ्रमण है वो भ्रमण जो है रुक जाता है, रक्त का भ्रमण जो है रुक जाता है और उतना भाग जो है बिल्कुल शून्य हो जाता है। और शून्य होने के बाद जो है यदि हम उस पर किसी भी प्रकार का जो है हथियार से, साधन से चीर-फाड़ करते हैं तो उस समय जो है किसी प्रकार का कोई असर दिखाई देता नहीं है। और इस प्रकार से जो है बड़े से बड़े इलाज किया जा सकता है, बड़े से बड़े जो है शल्य प्रक्रिया जो है की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो यदि किसी प्रकार का जब ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले जिस भाग में ऑपरेशन करना होता है उस भाग को शून्य किया जाता है, मतलब कि एनेस्थीसिया या इंजेक्शन देकर के जो उस भाग को जो है शून्य कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है ऑपरेशन की प्रक्रिया की जाती है। तो जो आज हो रहा है, मतलब कि इसका जो शुरुआत है हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, मतलब कि जो महर्षि सुश्रुत है उन्होंने जो है यह ऑपरेशन या शल्य प्रक्रिया की शुरुआत किया था। तो इस प्रकार से किस प्रकार का इलाज जो है किया जा सकता था शल्य चिकित्सा के द्वारा? पेड़ू, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी और भगंदर आदि की शल्य चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जा सकता था या होता था। इसके अलावा हड्डी जो है टूट जाती थी, जो आज अपने फ्रैक्चर कहते हैं, तो उस समय जो है आज उसको हड्डी टूटने के बाद जो है प्लास्टर लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो है छोटे मोटे, ठीक है। तो ये जो है हमारे ऋषि मुनि भी पहले किया करते थे। शुरुआत जो है वहीं से मानी जाती है कि जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जो है व्यवस्थित रूप से जो है बांध करके उसको ठीक किया जाता था। और यदि शरीर में किसी प्रकार का जो है जहरीला पदार्थ प्रवेश कर गया है तो उसको भी जो है कुशलतापूर्वक जो है निकाला जा सकता था। इसके अलावा कोई भाग टूट गया है, जैसे कि नाक जो है टूट गई है, तो नाक टूट जाने के बाद उसको जो है प्लास्टिक सर्जरी, यानी नाक को भी जो है शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है ठीक किया जाता था। जो आज के समय में जो हम सर्जरी शब्द या प्लास्टिक सर्जरी शब्द प्रयुक्त करते हैं, तो उस समय भी हमारे ऋषि मुनि जो है किया करते थे। और दूसरी बात ये है कि जो वर्तमान समय में जो चिकित्सा पद्धति है, तो वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धति में जो मरे हुए जो मुर्दे होते हैं उन मुर्दों के ऊपर जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे इस प्रकार की जो पद्धति थी उसको प्रयोग में किस प्रकार से लाते थे, तो मोम से बनाए हुए पुतले या मृत शरीर के ऊपर जो है शल्य क्रिया किया करते थे और विद्यार्थियों को जो है ज्ञान प्रदान किया करते थे। और इस प्रकार से जो है मोम के पुतले या मृत शरीर के ऊपर जो है इस प्रकार का जो है शल्य चिकित्सा करके ज्ञान की उपलब्धि करते थे। इसके बाद कि स्त्रियों की जो प्रसूति होती है उस प्रसूति के समय में भी कठिन से कठिन जो ऑपरेशन होता था वो भी जो है बिल्कुल आसान तरीके से किया जा सकता था। और इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं उन रोगों को जो है मिटाया जा सकता था। इसके बाद आता है जो प्राणी शास्त्र आता है। तो प्राणी शास्त्र में या प्राणी चिकित्सा में भी हमारा जो भारत है, तो भारत का जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले अश्व यानी घोड़ा, हस्ती अर्थात हाथी, तो इन दोनों के ऊपर जो है ग्रंथ लिखा गया है, यानी इनके संबंध में जो भी रोग होता है उस रोग से संबंधित जो है ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा थे तो वह अधिकतर जो है उनके राज्य में घोड़े का रखा जाता था या घोड़े का पालन किया जाता था, हाथी रखी जाती थी, यानी जो सेना है सेना के लिए घोड़ा और हाथी का जो है उपयोग किया जाता हो रहा होगा। और इसीलिए उनसे संबंधित जो बीमारी है, जो रोग है, उसके संदर्भ में
ग्रंथ लिखे गए जिसके कारण से जो है उनका जो है इलाज हो सके, जिसमें हस्ती आयुर्वेद तथा अश्वशास्त्र, ये दो प्रमुख जो है ग्रंथ लिखे गए हैं जो प्राणी शास्त्र से संबंधित है, जो एक हाथी के संदर्भ में है और दूसरा जो है घोड़े के संदर्भ में है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है वैदिक शास्त्र के जो विद्वान वाग्भट हैं उन्होंने अष्टांग हृदय नामक जो ग्रंथ लिख करके वैदिक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा का परिचय, जिसमें हमने महर्षि चरक के बारे में जानकारी प्राप्त किया, महर्षि सुश्रुत के बारे में जानकारी प्राप्त किया और किस प्रकार से जो है शल्य चिकित्सा किया जाता था और किस प्रकार से जो है प्लास्टिक सर्जरी आदि ये की जाती थी। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे वैदिक शिक्षा और शल्य चिकित्सा का परिचय। विद्यार्थियों, भारत की प्राचीन विज्ञान की विरासत के रूप में आज हम गणित शास्त्र का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, गणित शास्त्र का सामान्य या गणित का सामान्य अर्थ होता है गणना करना, और इस गणना के आधार पर ही, इस गणित के आधार पर ही संपूर्ण दुनिया का जो व्यवहार है वो चल रहा है या चलता है। गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि जो है भारत ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जो खोजें उसने किया है। जैसे भारत ने शून्य की खोज किया है, दशमलव पद्धति की खोज किया है, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित और वैदिक गणित जैसे खोज जो है करके जो है दुनिया को जो है काफ़ी कुछ प्रदान किया है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र की जो शुरुआत है या गणित शास्त्र के जो पिता हैं वह आर्यभट्ट को कहा जाता है, क्योंकि जो है गणित के शास्त्र की शुरुआत जो है उन्होंने ही किया था, इसलिए उनको जो है गणित शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। दूसरी बात, कि सबसे पहले पूरे विश्व में जो शून्य की खोज हुई वो भारत ने किया है, और जो शून्य की खोज है वो आर्यभट्ट ने ही किया था। इस प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे जो प्राचीन दो नगर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, वहाँ के जो प्राप्त अवशेष थे, उस प्राप्त अवशेषों के आधार पर जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग प्राचीन समय में माप और तोल के साधनों में दशांश पद्धति अर्थात दशमलव पद्धति का उपयोग करते रहे होंगे। दूसरी बात ये कि भास्कराचार्य ने सन 1150 में दो ग्रंथ लिखे, जिसका नाम है, पहला है लीलावती गणित और दूसरा है बीज गणित। आचार्य भास्कराचार्य ने इन दोनों ग्रंथों में जोड़ और घटाव का संशोधन किया है। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने समीकरण का सिद्धांत दिया है। बोधायन प्रमेय ने त्रिकोणमिति का सिद्धांत दिया है। और इस प्रकार से देखा जाए तो भारत ने जो है अलग अलग प्रकार की खोज करके विश्व को बहुत कुछ भी प्रदान किया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक जो ग्रंथ लिखा है और उसमें पाई की कीमत उन्होंने 22/7 रखा है, जिसको 3.14 भी कहते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने जो गोले की परिधि है और जो उसका व्यास है उसके अनुपात को दर्शाने के लिए उन्होंने पाई का उपयोग किया है। इसके अलावा भाग की जो पद्धति होती है, गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल आदि अष्टांग जो पद्धतियां हैं, इन सारी पद्धतियों की जानकारी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में लिखा है।
इसके अलावा 10 गीतिका और आर्यभट्टयम, ये 2 ग्रंथ जो है आर्यभट्ट के काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। खास तौर से उसमें जो आर्यभट्टयम नामक जो ग्रंथ है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने गणित शास्त्र का परिचय। विद्यार्थियों, यदि हम देखें तो गणित शास्त्र के अलग अलग जो गणित शास्त्री हैं उन्होंने जो है बहुत कुछ जो है संशोधन करके अपने देश को या भारत को जो काफ़ी विश्व में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तो सबसे पहले जिसमें ऐसे गणित शास्त्रियों में, विद्वानों में प्रमुख हैं जिनका नाम जो है बोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट। ये सभी जो है भारत के जो गणित शास्त्री हैं जिन्होंने भारत को विश्व स्तर पर जो है प्रसिद्ध किया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने गणित शास्त्र का परिचय। विद्यार्थियों, ये पाठ 5 का जो पहला भाग है यहाँ पर पूर्ण होता है और शेष भाग जो है हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।